ये क्लास दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और पेट 2023 के लिए बहुत उपयोगी क्लास है। इसको ध्यान से लीजिए और जितना भी मैं व्याख्या करके जो भी क्वेश्चन बताता हूँ उनको यूं ही जाने मत दीजिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, फ़ायदा बहुत मिलेगा। क्योंकि कहा भी गया है, हारा वही जो लड़ा नहीं। अगर आप संघर्ष करते हैं तो आपकी जीत तो निश्चित हो जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? तो जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसका रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किसमें होता है? तो इसका होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। प्रकाश संश्लेषण, बहुत अच्छे से आप लोगों ने नाम सुना है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में तो हो जाता है। अब आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो पहली बात तो ये जानिए कि ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, कैसे कहाँ होती है। तो प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया होती है जिसके द्वारा हरे पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका? ग्लूकोज। ग्लूकोज अर्थात C6H12O6। ग्लूकोज का निर्माण कौन करते हैं? हरे पौधे करते हैं। अब पौधे हरे क्यों होते हैं? तो पौधे हरे इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण पौधे हरे हो जाते हैं। तो अगला देखते हैं इसी में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसका अगर हो सके तो थोड़ी सी इसकी एक रिएक्शन याद कर लीजिएगा। 6CO2 + 6H2O। यहाँ सूर्य का प्रकाश है, ये तो इसे गर्म करने का बना दिया है, सन लिख लीजिए, सन। इससे बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 और क्या बनेगा? 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये होती है जो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं पे होती है। क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं पे होती है अर्थात पौधे के हरे भागों पे होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज का मतलब ऊर्जा। जैसे हम लोग सुनते हैं नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में कि ग्लूकोज पी लो, तो ग्लूकोज पी लो का अर्थ ये होता है वहाँ पे कि एनर्जी आएगी ग्लूकोज पीने से। तो एनर्जी पौधों को भी मिलती है, सिर्फ आपको ही थोड़ी मिलेगी, पौधों को भी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति जरूरी है? तो इसके लिए सिर्फ 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 50% मत लगा देना। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सदस्य आपके पक्ष में होने चाहिए, ठीक? सिर्फ 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है क्योंकि उनको लिखित में देना होता है। बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? तो बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? लगभग 65%। ठीक, 65% भाग लगभग। और मीथेन कौन सी गैस होती है? सब लोग बचपन से कक्षा 10 में पढ़ते चले आ रहे हैं, 8 में 9 में पढ़े हो। तो बायोगैस कौन सी होती है? मीथेन होती है। मीथेन का फार्मूला CH4। ठीक, CH4। अगला है, अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं? अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं? तो ये है 6 अलग अलग स्थानों पर मिलते हैं। कितने? 6 अलग अलग स्थानों पे मिलते हैं। अब अशोक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पीछे क्लास में बताया गया है कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख? युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। तो आप पहले तो ये जानिए कलिंग है क्या और ये युद्ध कब हुआ। तो जो कलिंग का युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन 261
ईसा पूर्व में हुआ। और जो कलिंग युद्ध है 261 ईसा पूर्व में हुआ। सन इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछता है पेपर में। तो कलिंग बेसिकली किसका नाम है? तो कलिंग आप लोग जान लीजिए, उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। थल सेना का प्रमुख कौन होता है? थल सेना का प्रमुख कौन होता है? तो थल सेना का प्रमुख चीफ ऑफ द आर्मी, ARMY, आर्मी स्टाफ, STAFF, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ये होते हैं थल सेना के प्रमुख। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है इसी में। सबसे तेज या सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो ये है गल्फ स्ट्रीम। अब गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम के बारे में कुछ बातें जान लीजिए जो बहुत जरूरी हैं। तो गल्फ स्ट्रीम, पहला क्वेश्चन यही उठता है, ठंडी जलधारा है कि गर्म जलधारा है? तो गल्फ, अब गल्फ में पहला अक्षर गा और गर्म में भी पहला अक्षर गा, तो गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा हो गई? समझ गए होंगे आप लोग मेरा इशारा। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। ठीक, और इसको यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है। यूरोप का गर्म कंबल भी कहा जाता है, लिख लेंगे आप लोग, कंबल। ठीक है, गर्म कंबल भी कहा जाता है यूरोप का इसी को। अब आपने गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो कि गर्म जलधारा है उसके बारे में जाना, तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा के बारे में जान लीजिए। क्वेश्चन यही आएगा, लेब्राडोर कैसी जलधारा है? तो ये ठंडी जलधारा है। कैसी है? ठंडी। कौन सी है? लेब्राडोर, लेब्राडोर लिख लेंगे जिसको नहीं आता। किसकी उपस्थिति कारण पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? आइए इसको समझते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर ये है, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर ये है कि जैसे आपके सामने लिखा दिख रहा है, कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को ही हरित लवक कहते हैं। तो ये दो के दोनों कहाँ पाए जाते हैं? ये दो के दोनों पाए जाते हैं पादप कोशिका में। ठीक है, यही बेसिक अंतर है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट हरित लवक या पर्णहरित होता है, तो जंतु कोशिका में ये नहीं होता है। ठीक, ये डिफरेंस है मेन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान समय में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम कौन सा है? तो ये है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे जितना बड़ा उपक्रम है आज के समय में, ये इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक वर्ग के कर्मचारी दूसरे वर्ग को खुद ही नहीं पहचान पाते। इंडियन रेलवेज। ठीक, इंडियन रेलवे। अगला है, किसने रक्षाबंधन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के लिए किया था? तो ये है आपके गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर लिख लेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। और इनके बारे में कुछ बातें हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अगला है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली। अगला है, देश में आम्रपाली आम की प्रजाति किस वैज्ञानिक ने विकसित की थी? आम्रपाली आम, तो ये की थी आर्यन सिंह ने की थी। आर्यन सिंह ने की थी। किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए हैं। किस राज्य का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है लोकसभा में? तो यूपी का है। यूपी, अब यूपी का तो है, तो कुछ यूपी के बारे में जान लीजिए। लोकसभा की सीटें यूपी की कितनी हैं? लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 80, लिख लीजिएगा इसको। राज्यसभा में कितनी है? 32। और विधानसभा में कितनी सीटें हैं?
समय मत वेस्ट करिएगा, इसको लिख लीजिएगा। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 403। एक बार लिखोगे, याद रखोगे तो बार बार परेशानी नहीं होगी। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये है कोलबर्ट। अब इस तरह के क्वेश्चन पढ़ोगे तो याद रहेंगे, अन्यथा सोचते रहोगे, फिर पेपर चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, और ज़िंदगी आपकी धड़ाम हो जाएगी। एक बार मन लगा के पढ़ो और जीवन का आनंद उठाओ। भारत में किसे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना गया? कोलबर्ट को माना गया। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की महत्ता को खलीफा की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित किया? किस शासक ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया और स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो ऐसा करने वाला व्यक्ति था मुबारक खिलजी। ठीक है, मुबारक खिलजी। अगला है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? पुणे में है, पुणे। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का गर्म कंबल, अभी बताया है, यूरोप का गर्म कंबल कहलाने वाली जलधारा कौन सी है? यह है गल्फ स्ट्रीम। ठीक, यूरोप का गर्म कंबल। अगला है, किसने कहा भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? किसने कहा भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? तो ऐसा कहा था मेगस्थनीज ने। अब मेगस्थनीज ने कहा, मेगस्थनीज है कौन, इसके बारे में जानिए। तो मेगस्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर, लिखते रहिएगा खुद। सेल्यूकस निकेटर ने कहाँ भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थात मेगस्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। ठीक, याद कर लीजिए ना। कब भेजा था? तो मेगस्थनीज आया था 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के मध्य में। ठीक, ये ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है, जिसको नहीं पता लिख लीजिए। 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के मध्य में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहा है? ये रहा है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज को भेजने वाला कौन था? तो यूनान का शासक था सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर ने, यूनान के शासक ने किसको, मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, राजदूत बना करके। क्वेश्चन आता है, मेगस्थनीज की बुक कौन सी है? इंडिका। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे आप लोग, इंडिका। ठीक, पूछा जाता है मेगस्थनीज की बुक कौन सी है? इंडिका है। किस एकल उद्यम में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? रेलवे में। ठीक, रेलवे। अगला देखिए, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था? कौन सा ऐसा सुल्तान हुआ जो नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? तो ऐसा एक ही शासक के साथ हुआ, उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, थल सेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय शिमला। ठीक है, आगे देखिए, सूर्य के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत भाग हाइड्रोजन का होता है? तो हमने बताया है, पहले ही बताया सूर्य के बारे में, कि उसमें हाइड्रोजन और हीलियम
होते हैं, पहले ही कुछ वीडियोज में बता रखा है। फिर से देखिए, हाइड्रोजन लगभग 70% के आसपास होता है। ठीक है, हाइड्रोजन लगभग 70% के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? मतलब किस संविधान में ऐसा कहाँ पे लिखा है कि किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था होगी? तो ऐसा तदर्थ ये होता है सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में। ठीक, भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में। तो आइए थोड़ा सा जान लीजिए। तो भाग 5, ठीक है, भाग 5 जो कि है आर्टिकल 124 से 147 तक, इस आर्टिकल्स के बीच में 124 से 147 के बीच के सभी आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं। इतने आर्टिकलों में सुप्रीम कोर्ट के गठन, उसकी शक्तियाँ, उसकी न्याय प्रक्रिया, इन सब का वर्णन है। ठीक, भाग 5 में आता है अनुच्छेद 124 से 147 तक। और आज की डेट में इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीशों का स्ट्रक्चर है, तो ये मत सोचिएगा जिसको नहीं पता कि एक न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट में। एक न्यायाधीश नहीं होते हैं, वहाँ पर एक मुख्य न्यायाधीश होता है और प्लस उनके अलावा नीचे कई सारे न्यायाधीश होते हैं। तो इस पूरे को बेंच कहा जाता है, बेंच। ठीक, ये पूरे का पूरा प्रक्रिया जो चलती है इसको बेंच कहा जाता है। तो देख लीजिए कुछ ध्यान से इसी में। तो वर्तमान समय में एक न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चल रहे हैं वो किस नंबर के हैं? 50 नंबर के हैं। 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश अभी करंट में हैं। उनका नाम है क्या? DY चंद्रचूड़। ठीक, आगे देखिए, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर, ये जर्मनी सिल्वर या जर्मनी सिल्वर किसका मिश्रण है? तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपर, जिंक और निकेल का। याद रखिएगा, कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण है। ठीक, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो एक बार याद कर लीजिए, सारी टेंशन खत्म। तो इलाहाबाद की संधि आपकी हुई थी 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 में हुई। ध्यान से इसको लिख लीजिएगा। अब 12 अगस्त 1765 को तो हुई इलाहाबाद की संधि, लेकिन ये बक्सर जो इलाहाबाद की संधि है, ये कहा जाता है कि ये बक्सर युद्ध का परिणाम थी। कौन से? बक्सर युद्ध का परिणाम थी इलाहाबाद की संधि, जो हुआ था 1764 में। अर्थात बक्सर युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। तो इलाहाबाद की संधि किस किस के बीच हुई? तो ये हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड। ठीक, लिख लेंगे पूरा नाम, शाह आलम सेकंड। इन दोनों के बीच में इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। उससे एक साल पहले 1764 में युद्ध हो चुका था। भारत में चलित न्यायालय किसकी देन है? चलित न्यायालय किसका विचार था भारत में कि ऐसा न्यायालय होना चाहिए? तो ये था हमारे देश के भारत रत्न श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। APJ अब्दुल कलाम। ठीक, चलित न्यायालय अर्थात मोबाइल न्यायालय, ये सोच थी हमारे अब्दुल कलाम जी की। तो अब्दुल कलाम जी के कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो इनकी बुक पूछी जाती है, बुक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, याद रखिएगा।
इनके बारे में और कुछ क्वेश्चन देखिए। तो अब्दुल कलाम जी को 1981 में, लिखते रहिएगा, 1981 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। 1981 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला और 1990 में पद्म विभूषण मिला, पद्म विभूषण। और उसके बाद 1997 में भारत रत्न मिला, 1997 में भारत रत्न मिला। चलिए आइए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय इको पर्यटन संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका है फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा इको संस्था, इसका मुख्यालय फ्लोरिडा में है। ठीक है, फ्लोरिडा। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। जो ये आपका है इको पर्यटन संस्था, इको पर्यटन संस्था, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्लोरिडा में है। वर्ष 1976 तक आईडीबीआई किस बैंक का अनुषंगी बैंक था? आइए इसको समझते हैं। आईडीबीआई का पूरा नाम लिख लेंगे। इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको लिख लेंगे। और जो आईडीबीआई का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? मुंबई में है। आईडीबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 में हुई थी। 1 जुलाई 1964 में आईडीबीआई की स्थापना मुंबई में हुई थी। इसका पूरा नाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। और कुछ देखते हैं अब क्वेश्चन क्या कहा है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्ष 1976 तक आईडीबीआई किस बैंक का अनुषंगी बैंक था? तो आंसर में आएगा आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अनुषंगी बैंक था। आगे देखिए, रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो रणजीत सिंह कौन थे? ये पंजाब की तरफ के शासक थे। इनको शेर ए पंजाब कहा जाता है। शेर ए पंजाब की उपाधि दी गई है। ठीक है, शेर ए पंजाब। और इनका उत्तराधिकारी था, कौन है? ये था खड़क सिंह। ठीक, खड़क सिंह। भारत सरकार ने देश की किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया? इसका उत्तर आप सबको पता है, गंगा नदी। हमारी गंगा नदी ये क्या है? राष्ट्रीय नदी है। लेकिन कब बनी राष्ट्रीय नदी? तो इनको 4 नवंबर, ये डेट याद रखिएगा, 4 नवंबर 2008, 4 नवंबर 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। आगे देखो, पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन किस जंतु से प्राप्त किया जाता है? ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है कश्मीरी बकरी, कश्मीरी बकरी, आप लोग लिख लेंगे इसको, कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त किया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये होता है, करता है ये राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 126 के अनुसार नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल जरूर पूछेगा पेपर में, याद रखिएगा, आर्टिकल 126। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? ये असंजक बल के कारण चिपकता है, असंजक बल। ठीक, असंजक बल। अब ये क्वेश्चन पाकिस्तान वाला छोड़ दीजिए, कोई मतलब का नहीं। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय पंजाब का शासक कौन था? पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ और जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ, इस समय पंजाब का शासक कौन था? तो इस समय पंजाब के शासक राजा दिलीप सिंह थे, दिलीप सिंह।
ठीक है, राजा दिलीप सिंह। आइए इनके बारे में कुछ समझ लेते हैं। जो पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ, आंग्ल सिख युद्ध, वो हुआ 1845 से 46 के बीच। ठीक, राजा दिलीप सिंह और अंग्रेजों के मध्य में हुआ। दिलीप सिंह सिख राजा थे पंजाब की तरफ। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, बहुत बार मिलेगा आपको क्वेश्चन और इसको ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं है, तो मैं कह रहा हूँ एक बार ध्यान से पढ़ लो, सारी टेंशन खत्म। 1845 से 46 के मध्य में पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ। तो जो पहला आंग्ल सिख युद्ध था, इसमें सिर्फ एक युद्ध नहीं है, इसके अंदर ये 5 युद्ध शामिल हैं। मुदकी का युद्ध, चौधरी शाह का युद्ध, बदोवाल का युद्ध, अलीवाल का युद्ध और सुभराव का युद्ध। ये लिख लेंगे, टेंशन खत्म। ठीक है, तो अगर ये पांचों युद्ध में से कुछ भी पूछ लेता कि इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध आप बता देंगे किससे है। इसका संबंध आपका 1845-46 में आंग्ल सिख युद्ध से है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से। ठीक है, आगे देखो, जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ वो 1848 से 49 के मध्य हुआ और ये भैरोवाल की संधि से खत्म हुआ। मतलब राजा दिलीप सिंह और अंग्रेजों के मध्य में भैरोवाल की संधि हो गई, जिसमें राजा दिलीप सिंह को बहुत सी गलत शर्तों को भी मानना पड़ा। ठीक है, ये एक स्वाभिमानी राजा थे जिन्होंने उनके आगे कभी सर नहीं झुकाया था, लेकिन इस युद्ध में हार के कारण उनको बहुत सी ऐसी शर्तों को मानना पड़ा जिससे उनके स्वाभिमान को धक्का पहुंचा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम। कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम लिख लेंगे, कहीं मुलाकात हो जाए तो फिर इसको चीड़ फाड़ देना आप लोग वहीं पे, एर्नाकुलम। ठीक, कोच्चि का जुड़वा नगर है। किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है? पेट्रार्क। थोड़ा सा छिपा क्वेश्चन है, तो छिपे क्वेश्चन ही तो तैयार करने हैं। पेट्रार्क को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। आईडीबीआई में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? तो ये हिस्सेदारी घटती बढ़ती रहती है। अभी फिलहाल करंट में हिस्सेदारी जो गूगल का डाटा है वो 60.72% है और इसको सरकार बेच रही है, इसको सरकार बेच रही है। ठीक है, आगे देखिए, 15 अगस्त 1947 यानी जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस समय क्या था? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जिसको पता कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये लागू हुआ आपका 2005 से। RTI